मादुरो दौड़ रहा है, लेकिन वह व्यायाम के लिए नहीं दौड़ रहा। यह वैसी दौड़ नहीं है। जब आप यह वीडियो देख रहे हैं तो यह दौड़ है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कैरेबियन में 4000 से अधिक सैनिक तैनात किए हैं। अमेरिकी युद्ध सचिव ने व्यक्तिगत रूप से सैनिकों का दौरा किया और कहा, यह कोई अभ्यास नहीं है, यह असली युद्ध है। कैरेबियन की ओर देखते हुए अमेरिकी शक्ति के एक तैरते हुए द्वीप पर, अमेरिकी भूमि की रक्षा की सीमाओं पर। इस बारे में कोई गलती मत करना। तुम अभी क्या कर रहे हो? यह प्रशिक्षण नहीं है, यह असली दुनिया का अभ्यास है। इस बीच वेनेजुएला के सबसे शक्तिशाली जनरल के सिर पर $15 मिलियन का इनाम है और मादुरो का निजी जेट अमेरिकियों द्वारा जब्त कर लिया गया था। मादुरो ने दबाव महसूस किया और सैन्य विशेषज्ञ मानते हैं कि उसके पास योजनाएं हैं। वेनेजुएला के तानाशाह कभी भी देश से भागने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ये सवाल कोई नहीं पूछ रहा है। क्या मादुरो भागने में सफल हो पाएंगे? क्या उनके अपने जनरल उन्हें अमेरिकियों के हवाले कर देंगे? अच्छा, इस सवाल का जवाब अब और साफ होता जा रहा है। मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूं जो 2 सितंबर 2025 को हुई थी। उस दिन अमेरिकी ड्रोन MQ-9 रीपर ने कैरिबियन में एक नाव को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। 11 लोग मारे गए थे। कुछ देर बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर हमले की तस्वीरें साझा की। यह उस युद्ध की पहली गोली थी जिसकी योजना हफ्तों से बनाई जा रही थी, लेकिन यह हमला कोई दुर्घटना नहीं था। लांचा सैन जुआन डी उनारी से निकली थी, जो वेनेजुएला का एक छोटा सा मछली पकड़ने वाला शहर है जो संगठित अपराध का गलियारा बन गया है। अमेरिकियों को ठीक ठीक पता था कि वे क्या कर रहे हैं। उन्हें पता था कि वह नाव ड्रग्स ले जा रही थी। उन्हें पता था कि उसे अपराधी गिरोह ट्रेन डी अरागुआ चला रहा था, और उन्हें यह भी पता था कि यह तो बस शुरुआत है। इस हमले के 3 दिन बाद पीट हेग्सेथ, संयुक्त राज्य अमेरिका के युद्ध सचिव, ने कुछ ऐसा किया जो किसी भी सचिव ने पहले कभी नहीं किया था। वह खुद पर्सनली प्यूर्टो रिको गए और USS इवो जीमा पर चढ़े, जो कैरिबियन में एक अमेरिकी बेड़े का प्रमुख जहाज था। हजारों सैनिकों के सामने उनके शब्दों ने सब कुछ बदल डाला। और गलत मत समझिए, जो आप लोग अभी कर रहे हैं वो प्रशिक्षण नहीं है, यह असली दुनिया की कवायद है। अमेरिका के राष्ट्रीय हितों के नाम पर इस वाक्य ने सच्चाई उजागर कर दी। यह अब सिर्फ मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ लड़ाई नहीं थी, यह मादुरो शासन के खिलाफ युद्ध था। आंकड़े भी यही साबित करते हैं। 4000 अमेरिकी सैनिक अब कैरिबियन में हैं। 3 टॉर्पीडो बोट्स के खिलाफ उभयचर हमला जहाज USS इवो जीमा, पनडुब्बियां, P-8 टोही विमान और अब 10 F-35 लड़ाकू विमान प्यूर्टो रिको भेजे जा रहे हैं। यह कैरिबियन में अमेरिकी सैन्य शक्ति की सबसे बड़ी तैनाती है। 1983 में ग्रेनेडा पर आक्रमण। इस सारी शक्ति प्रदर्शन को देखकर यह समझना आसान है कि मादुरो क्यों बहुत चिंतित है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इससे भी ज्यादा डरावना कुछ है, देखिए, अमेरिकियों ने वेनेजुएला को बाहर से घेरने के साथ साथ अंदर से भी सबसे संवेदनशील जगहों पर हमला किया है। वेनेजुएला जनरलों का पैसा कैसे चलता है, मैं समझाता हूं। वेनेजुएला में जनरल लोग मादुरो के प्रति विचारधारा के कारण वफादार नहीं हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वे सिर्फ एक ही वजह से वफादार हैं, पैसा। पैसा। कार्टेल डॉस सॉइस वेनेजुएला के जनरलों द्वारा बनाया गया देश में ड्रग्स,
तस्करी नियंत्रित करता है। वे कोलंबिया से संयुक्त राज्य अमेरिका तक कोकीन के परिवहन को आसान बनाकर लाखों डॉलर कमाते हैं। यह 1 अरबों का कारोबार है जो शासन को बनाए रखता है। लेकिन अब अमेरिकियों ने कुछ शानदार खोज लिया है। हर प्रतिबंध जो वे लगाते हैं, हर ऑपरेशन जो वे करते हैं, वह सिर्फ मादुरो सरकार को ही कमजोर नहीं करता, यह सीधे तौर पर जनरलों के व्यक्तिगत मुनाफे को कम कर देता है। विशेषज्ञ इसे दुविधा, वफादारी और मुनाफा कहते हैं। जितना ज्यादा अमेरिकी दबाव होता है, जनरलों के पास उतना ही कम पैसा होता है, और जब जनरलों के पास पैसा नहीं होता तो वे खतरनाक विचार सोचने लगते हैं। वेनेजुएला ये एक बड़ा स्रोत है और इसका कारण ये है, और मैंने इस रिपोर्ट का बहुत हिस्सा देखा है, और ये एक झूठी रिपोर्ट है। मैं तुम्हें बताऊंगा क्यों। कहा जाता है कि वेनेजुएला ड्रग तस्करी में शामिल नहीं है क्योंकि नेशनल यूनियन ऐसा कहती है। मैं नहीं, नेशनल यूनियन, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि नेशनल यूनियन क्या कहती है। नेशनल यूनियन को पता नहीं है कि वे क्या बोल रहे हैं। मादुरो को एक बड़े जज द्वारा साउथ डिस्ट्रिक्ट न्यूयॉर्क में सजा सुनाई गई है। इसका मतलब है साउथ डिस्ट्रिक्ट। न्यूयॉर्क ने एक बड़े जज के सामने सबूत पेश किए और उसी जज ने उसे सजा और फिर सुपरसीडिंग सजा दी। ये घटना 1.5 साल पहले थी, जो खासकर मादुरो की गतिविधियों का विवरण देती थी। तो सबसे पहली बात, इसमें कोई शक नहीं, निकोलस मादुरो संयुक्त राज्य अमेरिका में एक अभियुक्त ड्रग तस्कर है और वह अमेरिकी न्याय से फरार है। व्लादिमीर पाद्रिनो लोपेज इसे किसी और से बेहतर जानते हैं। वह वेनेजुएला के रक्षा मंत्री हैं, देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति मादुरो के बाद, और साथ ही वह आदमी जिसकी सिर पर $15 मिलियन का इनाम है, जो अमेरिकी डीईए द्वारा रखा गया है। $15 मिलियन, जो कई वेनेजुएला जनरलों की पूरी जिंदगी में देखे पैसों से भी ज्यादा है। पूरे वेनेजुएला परिवार को शुभ रविवार 7 सितंबर 2025 में सब भाइयों के साथ हूँ। बोलिवेरियन नेशनल आर्म्ड फोर्स का सुपीरियर स्टेट मेजर बंकर में हम पूरे राष्ट्रीय क्षेत्र में तैनात अभियानों का मूल्यांकन और संतुलन बना रहे हैं। पाद्रिनो लोपेज अमेरिकियों द्वारा कोकीन के परिवहन को आसान बनाने के लिए आरोपी। उसे पता है कि अगर मादुरो गिरता है तो उसके पास 2 विकल्प हो सकते हैं, भाग जाना या सौदा करना। और सौदा करने का मतलब हो सकता है मादुरो को अमेरिकियों के साथ एक समझौते के बदले सौंप देना। इसी वजह से पिछले कुछ दिनों में पाद्रिनो लोपेज ने लगातार और भी ज्यादा हताशा भरे भाषण दिए हैं। वह एक सैन्य बंकर में दिखाई दिए, जो किसी फिल्म के सेट जैसा लगता है। उन्होंने गद्दारों के बारे में बात की और सशस्त्र बलों में विभाजन के बारे में भी। उनके अपने शब्द ही डर को उजागर करते हैं। खतरा संस्थाओं पर हमला नहीं कर सकता। चिंता यह है कि इससे बोलिवेरियन नेशनल आर्म्ड फोर्स में विभाजन हो सकता है। दूसरे शब्दों में, उसे डर है कि कोई जनरल यह तय कर लेगा कि मादुरो को सत्ता से हटाने का समय आ गया है, और मादुरो भी यह दबाव महसूस करता है। उसकी प्रतिक्रिया अब तक यह बात साफ तौर पर दिखाती है। उसने 25,000 वेनेजुएलन सैनिकों को तैनात किया है, लेकिन ये सक्रिय सैनिक नहीं हैं, ये रिजर्विस्ट हैं, ऐसे लोग जिन्होंने पहले सेवा की है और अब वापस बुलाए गए हैं। इस तैनाती की असली वजह देश को अमेरिकियों से बचाना नहीं है, बल्कि सशस्त्र बलों को व्यस्त रखना है, ताकि उनके पास साजिश रचने का समय न हो। वेनेजुएलन सैन्य विशेषज्ञ भी इसे मानते हैं। मादुरो सबको काम दे रहे हैं। क्या उन्हें डर है कि जनरल लोग कोई योजना बना सकते हैं? क्या आप सोच सकते हैं वह किस विचार की बात कर रहे हैं? उनकी रणनीति है सबको व्यस्त रखो, ऑपरेशन करवाओ, ताकि किसी के पास तख्ता पलट की योजना का समय न हो। दूसरी ओर यह हमें दिखाता है कि मादुरो की स्थिति कितनी नाजुक है। एक तानाशाह जिसे अपने ही सैनिकों को व्यस्त रखना पड़ता है ताकि वह विश्वासघात से बच सके। वह बस किसी तरह जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है, नियंत्रण में नहीं है। और यही हमें उसके भागने की योजनाओं तक ले जाता है। उसके भागने की तैयारी के संकेत हर जगह दिखाई दे रहे हैं। निकोलस मादुरो को या तो खत्म किया जा सकता है या फिर गिरफ्तार किया जा सकता है। तानाशाह का आगे क्या हो सकता है? देखो, सच कहूं तो ये उस पर ही निर्भर करेगा। अगर वह लड़ने पर अड़ा रहता है और जैसा वह कहता है खुद को बहुत बहादुर समझता है, सोचता है कि वह हमें रोक लेगा, तो उसे गिरना ही पड़ेगा। इस साल सितंबर में अमेरिकियों ने मादुरो के निजी जेट को जब्त कर लिया। एक डसॉल्ट फाल्कन 900X, जिसे अवैध रूप से खरीदा गया था, अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए। यह कोई आम विमान नहीं था।
यह वही विमान था जिसका इस्तेमाल मादुरो यात्रा करने के लिए करता था, उसकी निजी भागने की राह। यह एक और मामले के अलावा है जो और भी ज्यादा खुलासा करता है। पिछले साल एक वेनेजुएलाई बोइंग 747 अर्जेंटीना में जब्त किया गया था। विमान वेनेजुएला से कोलंबिया जा रहा था, लेकिन उसमें समस्या आ गई और वह अर्जेंटीना में उतर गया। जांच में अधिकारियों को पता चला कि यह प्रतिबंधित विमान था और इससे भी बुरा, उसमें ईरानी यात्री सवार थे, एक मालवाहक विमान जो ईरान से लोगों को ला रहा था। अब जरा रुककर सोचिए, ईरानी वेनेजुएला के मालवाहक विमान में क्यों यात्रा कर रहे हैं? जवाब हैरान करने वाला है। विमान इंट्रासुर कंपनी का है, जो वेनेजुएला की कॉन्व्यासा की सहायक कंपनी है और यह अमेरिकी ट्रेजरी विभाग की पाबंदियों के तहत है। हम एक आपराधिक नेटवर्क की बात कर रहे हैं और जिसका एक बड़ा मकसद है मादुरो का समर्थन करना। देखिए, वेनेजुएला सिर्फ एक अड्डा नहीं है, ड्रग तस्करी ईरान और हिजबुल्लाह के लिए काम करने का एक अड्डा है। लैटिन अमेरिका में ईरान ने वेनेजुएला में ड्रोन फैक्ट्रियां बनाई। हिजबुल्लाह वेनेजुएला के कार्टेल्स का पैसा सफेद करता है, बदले में वे मुनाफा बांटते हैं और मध्य पूर्व में ऑपरेशनों को फंड करते हैं। यह एक वैश्विक आपराधिक गठबंधन है। अमेरिकियों को इसकी जानकारी है और इसी कारण उन्होंने इसे खत्म करने का फैसला किया है। शायद सबसे स्पष्ट संकेत कि मादुरो भागने की तैयारी कर रहा है पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला है। वेनेजुएला की सोशलिस्ट पार्टी ने 11 और 12 सितंबर के लिए एक आपात बैठक की घोषणा की है। इसका उद्देश्य बहुत स्पष्ट है। वे देश के नए चरण के लिए अगली योजनाएं और मिशन तय करना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में इसका मतलब है कि वे बुरी तरह परेशान हैं और उन्हें यह दिखाना है कि वे हालात पर काबू में हैं। जब तानाशाह अचानक आपात बैठकें बुलाने लगते हैं और देश के भविष्य की वेग बातें करने लगते हैं, तो आमतौर पर इसका मतलब है कि उनके पास असल में कोई योजना नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ रहा है। बाद है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय निकोलास मदुरो की मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए जांच कर रहा है। 2017 से वेनेजुएला के कार्यकर्ता न्यायालय के सामने भूख हड़ताल कर रहे हैं और गिरफ्तारी वारंट की मांग कर रहे हैं। अब ट्रंप ने अमेरिका में वेनेजुएला वासियों के लिए अस्थायी सुरक्षा कानून रद्द कर दिया है, यानी अमेरिका में मौजूद वेनेजुएला के लोगों को वापस वेनेजुएला भेजा जा सकता है। हर तरफ से दबाव है। सैन्य, आर्थिक, कानूनी और राजनयिक। लेकिन बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है, क्या मादुरो भागने में सफल होगा या उसके अपने जनरल ही उसे सौंप देंगे? जवाब, खैर, वह शायद उस बातचीत में छुपा है जो ट्रंप ने पिछले हफ्ते पत्रकारों से की थी। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह वेनेजुएला के अंदर कार्टेल्स पर हमला करने पर विचार करेंगे, ट्रंप ने रहस्यमय अंदाज में जवाब दिया। कहा, अब इस बारे में क्या सोचेंगे? आपको पता चल जाएगा। मैंने हाँ नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, नहीं कहा, आपको पता चल जाएगा। हाल की घटनाएं दिखाती हैं कि ट्रंप के मामले में भाषा उन्हीं की होती है जिनकी पहले से योजना तैयार है। यही बात इस स्थिति को हालिया इतिहास में अनोखा बनाती है। पहली बार एक लैटिन अमेरिकी तानाशाह हर तरफ से तूफान का सामना कर रहा है। बाहरी सैन्य दबाव, आंतरिक कमजोरी, आपराधिक सहयोगियों का टूटना और जनरल यह गणना कर रहे हैं कि मादुरो का बचाव करना फायदेमंद है या उसे सौंप देना। ठीक है, वह सच में समय से दौड़ रहा है। हर दिन अमेरिकी दबाव बढ़ता है और हर सैन्य अभियान वेनेजुएला के जनरलों के मुनाफे को घटाता है। हर प्रतिबंध उसके लिए सशस्त्र बलों की खरीदी हुई वफादारी बनाए रखना और मुश्किल बना देता है। विडंबना यह है कि मादुरो ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जहां उसकी सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। उसने जनरलों की वफादारी अपराध के पैसे से खरीदी है, लेकिन अब जब अमेरिकन लोग ठीक उसी पैसे पर हमला कर रहे हैं तो उनकी वफादारी कड़ी परीक्षा में है। आज एक वेनेजुएलन जनरल की स्थिति सोचिए। उसके पास दो विकल्प हैं, मादुरो का बचाव जारी रखे और देखे कि उसके मुनाफे अमेरिकी कार्रवाइयों के साथ गायब हो रहे हैं, या मादुरो को सौंप दे। संभव है अमेरिका से कोई समझौता हो जाए।
एक जनरल जो सिर्फ पैसे सोचता है उसके लिए गणित सीधा है। इसी कारण सैन्य विशेषज्ञ मानते हैं कि मादुरो ने भागने की योजनाएं बनाई हैं। आखिरकार हर तानाशाह के पास होती हैं, लेकिन बहुत कम लोग इतनी बाहरी और आंतरिक दबाव में रहे हैं। एक ही समय में स्थिति इतनी नाजुक है कि पड़ोसी देश भी अपनी स्थिति ले रहे हैं। अर्जेंटीना ने वेनेजुएला की विपक्ष को वैध सरकार के रूप में मान्यता दी है। गयाना, जो वेनेजुएला की सीमा से सटा है, अमेरिकी सैन्य उपस्थिति का जश्न मना रहा है। पोर्टो रिको अब अमेरिका का संचालन केंद्र है। दूसरी ओर ब्राजील और कोलंबिया संयम की अपील कर रहे हैं, लेकिन वे मादुरो शासन की सैन्य रूप से रक्षा करने के लिए तैयार नहीं हैं। क्यूबा और निकारागुआ मादुरो का समर्थन करते हैं, लेकिन वे सैन्य रूप से मदद नहीं कर सकते। चीन और रूस अमेरिकी कार्रवाइयों की निंदा करते हैं, लेकिन वे भी वेनेजुएला के कारण अमेरिका के साथ युद्ध का जोखिम नहीं उठाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मादुरो अकेले हैं और वह यह जानते हैं। अब सवाल यह नहीं है कि मादुरो गिरेंगे या नहीं, सवाल यह है कि कैसे और कब। क्या वह किसी मित्र देश में भाग जाएंगे इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, या फिर कोई जनरल फैसला करेगा? क्या अमेरिकियों के साथ समझौता करने का समय आ गया है? इस सवाल का जवाब कभी भी आ सकता है। मैं आपकी राय जानना चाहता हूं, क्या मादुरो वेनेजुएला से भाग पाएंगे, या उनके अपने जनरल ही उन्हें अमेरिकियों के हवाले कर देंगे? पहले अपना जवाब कमेंट करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यह चैनल को बढ़ने में बहुत मदद करता है और ऐसे और कंटेंट लाने में भी। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे।